वालेकुम सलाम। अ, ये सर आ रही है, इट्स ओके। बेटा जो अभी टॉपिक है, आज की टॉपिक है ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर कैसे यूज हो रहा है। सी ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर कैसे यूज करते हैं, तो सिंपली हम डिफाइन करते हैं कि ये एम्पलीफायर क्या है। सी एम्पलीफायर, इट इज a device which is used to raise the weak signal, जो कमजोर सिग्नल्स हैं उनको रेज करता है एंड the NPN transistor is used as an amplifier। एम्पलीफायर जो है वो यूज होता है। हमारा जो है NPN जो ट्रांजिस्टर है वो यूज होता है, ये सिग्नल्स को रेज करता है। ये जो वीक सिग्नल्स हैं हमारे पास, ये जो वीक सिग्नल्स आ रहे हैं, इन वीक सिग्नल्स को ये उनका एम्पलीट्यूड, लाउडनेस बढ़ाता है, उसकी एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज को वोल्टेज बढ़ाता है। तो इसका क्या काम है, इट एम्पलीफाइज the voltage in output में ये एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। जैसे कि हमारे किताब में है कि फ्रॉम द टेक्स्ट बुक जो है कि इट एम्पलीफाइज द वोल्टेज 0.1 volts to 5 volts। वो कैसे? बाय एडजस्टिंग कैसे हम करेंगे? एडजस्टिंग हाई रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टर of 5 किलो ओहम 5 किलो ओहम एट कलेक्टर के पास जो है ये हम एम्पलीफाई करने के लिए 0.1 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स लगाते हैं ताकि हम वोल्टेज को एम्पलीफाई करवा सकें। तो बेटा ये सर्किट है, सर्किट में देखते हैं, उसके बाद सर्किट में देखते हैं कि एमीटर बेस जंक्शन जो है वो क्या है और कलेक्टर क्या है और कहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है कहां पे कम है। अब आ रहे हैं हम सर्किट डायग्राम पे। इनपुट सिग्नल कहां पे देते हैं? सी। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर ये सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। एक ट्रांजिस्टर है
यू नो सी। और आपको पता है कि ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, वो पहले भी आपने पढ़ा है, जिसमें कलेक्टर है, जिसमें बेस है और जिसमें इमीटर है। इमीटर है ये कलेक्टर, बेस एंड इमीटर। यहां पे इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल जो बैटरी और इमीटर के दरमियान हम दे रहे हैं सी। सो यहां पे वही मैं डिस्कस करूंगा। स्लाइड जो स्लाइड में मैंने लिखा था सानिया, ये आई विल डिस्कस हियर। तो यहां पे एक हमने बैटरी लगाई है और बैटरी में आपको पता है ये NPN ट्रांजिस्टर था। NPN, N का मतलब है नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव जब ये नेगेटिव से लगेगा तो इमीटर, अब देखिए इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बियास, forward biased, while this another battery is there। अब इसमें जो हम लगाएंगे, दिस इज अ पॉजिटिव जब कलेक्टर के साथ लगेगी तो इस पॉजिटिव जो हमने कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसके साथ हमने लोड रेजिस्टर जो है वो लगाना है। जो हमने यहां पे एक लोड रेजिस्टर भी लगाया है, सी लोड रेजिस्टर जो कलेक्टर के पास है। और दिस लोड रेजिस्टर ये तकरीबन जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है 5 किलो ओहम। 5 किलो का मतलब है 5000 ओहम हमने जो रेजिस्टर लगाया है, दैट इज योर 5000, यानी हम ऐसे भी कहेंगे 5000 ओहम। ये हमने रेजिस्टर कलेक्टर के पास लगाया था ताकि यहां पे हम आउटपुट वोल्टेज ले सकें। आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए बेटा, यहां पे तो मैंने आपको बताया यहां पे कलेक्टर जो है, इस कलेक्टर जो है इज रिवर्स ब्यास्ड है। वो पहले भी आपने NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर में पढ़ा था कि हमेशा बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास होता है। और इस फॉरवर्ड ब्यास की आप बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टेंस स्मॉल होगा। और कलेक्टर जो रिवर्स ब्यास्ड है रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस लार्ज होगा। मगर बात यह है कि जो यहां पे मैंने वोल्टेज की बात की, इन दिस एम्पलीफायर 0.1 volts creates या produces 1 milliampere as electric current having same change भी है एंड सेम चार्ज भी है, क्योंकि वैसे भी सीरीज में करंट जो है वो सेम होता है। अब हमें
क्योंकि हमने वोल्ट मीटर जब बनाया था चैप्टर नंबर 15 में, तो वहां पे भी हमने हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया था, ताकि करंट सेम है तो आप उसको जो है, करंट जब सेम है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। मैंने लिखा था कि ये टॉपिक जो है वो है ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एम्पलीफायर। एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैसे काम करता है, जो वीक सिग्नल को स्ट्रांग करता है। हमने यही लिखा था कि वीक सिग्नल स्ट्रांग होता है। तो यहां पे देखें, मैं आपको बताते चलूं कि ओहम्स लॉ क्या कहता है, उसका क्या फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू दी एक्सप्रेशन फ्रॉम ओहम्स लॉ, आपको पता है V इज इक्वल टू IRC। C जो है आपका लोड रेजिस्टर है, बिल्कुल यहां पे NPN यूज होगा शोभा, PNP यूज नहीं हो रहा। अब इश्यू इज दैट कि करंट आपका कितना है। करंट आपने देखा कि 1 मिली एम्पियर है, और वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए करंट है 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10 रेज पावर -3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस जो गिवन है लोड रेजिस्टेंस वो है 5 इंटू 10 रेज पावर 3 ओहम। तो अभी वोल्टेज जो एम्पलीफाई हुए, वोल्टेज जो बढ़े, वोल्टेज जो इंक्रीज हुए, वो कैसे वोल्टेज हमने इंक्रीज किया है। अब देखें V इज इक्वल टू ये 1 इंटू 10 रेज पावर -3। भाई वैसे तो एम्पलीफायर की काफी लिमिटेशंस हैं, जो हमारे यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक की लिमिटेशंस हैं वो हम पढ़ रहे हैं। बाकी तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के दो सब्जेक्ट्स हैं, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। अगर लेंदी में जाएंगे तो ये 2 सब्जेक्ट समझ रहे हैं ना, ये तो हमने पढ़े थे यूनिवर्सिटी में, 2 सब्जेक्ट्स। यहां पे तो सिंपल एक चैप्टर है, उसका भी आधा है, ठीक है सर। तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा। तो अब इश्यू इज दैट कि ये 5 इंटू 10 रेज पावर 3 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में खत्म, तो ये वोल्टेज हो जाएंगे 5 वोल्ट्स। आपने देखा, आपने शिफ्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज एम्पलीफाई हुए थे। वोल्टेज कैसे एम्पलीफाई हुए थे, वोल्टेज आर एम्पलीफाइड, मैंने तो नहीं किए थे, एम्पलीफायर ने किए थे, फ्रॉम 0.1 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स। आप ये कहेंगे कि कितना टाइम वोल्टेज एम्पलीफाई हुए, यहां पे हाउ मच टाइम्स वोल्टेज आर एम्पलीफाइड फ्रॉम दी 0.1 टू 5 वोल्ट्स, कौन बताएगा जी। तो व्हाट हैपेंस हियर, 50 टाइम्स। गुड, तो 50 टाइम्स बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये 0.1 है बेटा, 0.1 की पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो इसको 0 देंगे, तो 1 to 50, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो एम्पलीफाई हुए हैं वो 50 टाइम्स की बात है, 50 टाइम्स वोल्टेज एम्पलीफाई हुए हैं। देखें, सी वोल्टेज, ये हमारे टेक्स्ट बुक की बात है, जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट। बाकी तो लॉट ऑफ द टाइप्स आर देयर, लॉट ऑफ द लिमिटेशंस आर देयर। चलो, वोल्टेज आर एम्पलीफाइड 50 टाइम्स, 50 टाइम्स, 50 टाइम जो है वोल्टेज वो जो है एम्पलीफाई हो गए और वो इंक्रीज हो गए हैं। तो ये सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको बताई कि दिस सर्किट, इनपुट सर्किट आपने यहां से देखें, ये इमीटर बेस जो है फॉरवर्ड ब्यास्ड है, रिपीट कर रहा हूं, और कलेक्टर जो है वो रिवर्स ब्यास्ड है।
यहां पे आपने लोड रेजिस्टर लगाया है और लोड रेजिस्टर इसी वजह से लगाया है ज्यादा 5000 ओम, ताकि हम वोल्टेज को बढ़ा सकें, एम्पलीफाई कर सकें। क्योंकि हम सीरीज में हमें पता है लिखा था कि चार्जेस भी सेम है, हम ये लिखा था इसमें चेंज भी सेम है, इसी वजह से हमें वोल्टेज एम्पलीफाई करने थे, वो हमने विद द आउटपुट लोड रेजिस्टर, इस लोड रेजिस्टर से हमने वोल्टेज को एम्पलीफाई कर दिया है। तो बेटा यहां पे हमने आपको बताया कि हम ट्रांजिस्टर में फिर जो है एम्पलीफायर जो है वो कैसे, जैसे आपको तो पता है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और हम थोड़ी सी बात करते हैं, उसका वो एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और ये भी पढ़ा था कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर वीक सिग्नल को हम स्ट्रांग करेंगे, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। तो हमने यहां पे भी ऐसे ही बात की, जब वोल्टेज एम्पलीफाई होंगे तो एनर्जी एम्पलीफाई होगी, एनर्जी एम्पलीफाई होगी तो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई होगी। ठीक है सर, तो यही बात थी जो हमने आपको बताई। हाँ, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पहले भी भेज चुका हूं, और कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में मैं लिखूंगा सी और आपसे पूछूंगा। सी, weak signal is applied between dash which is dash while output signal is obtained at dash which is dash। तो हर्ष जो है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बेटा डिफरेंट कंडीशंस हैं, यहां पे आपको वोल्टेज बढ़ाने हैं तो डेफिनेटली करंट कांस्टेंट होगा तो आप वोल्टेज बढ़ा सकेंगे। तो अब यहां पे क्या पोजीशन है जी, नंबर वन में क्या आएगा, कौन बताएगा जी? इमीटर बेस जंक्शन, गुड, इमीटर बेस जंक्शन। नंबर टू फॉरवर्ड ब्यास्ट, गुड, फॉरवर्ड ब्यास्ट, ये फॉरवर्ड ब्यास है। आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड एट लोड रेजिस्टर, बिल्कुल सही है, लोड रेजिस्टर which is connected with dash, कलेक्टर के साथ कनेक्टेड हैं, एंड दैट इज डैश। जी सिमरन कहती हैं दैट इज रिवर्स ब्यास्ट, बिल्कुल सही है, यू आर करेक्ट। उसके बाद अनदर पॉइंट इज देयर कि यहां पे फेज रिवर्सल, इनपुट फेज रिवर्सल होता है। ड्यू टू फेज रिवर्सल
due to phase reversal, the phase difference in input to output signal is dash। जी सर, इनपुट सिग्नल, अब देखें यहां पे मैं बनाता हूं दैट इज योर इनपुट सिग्नल, दिस इज इनपुट, और उसके बाद आई से दैट यू नो आउटपुट सिग्नल, आउटपुट में आई से दिस इज योर आउटपुट सिग्नल। ये तो बड़ी टॉपिक है, थोड़ी सी मैं लिखता हूं, व्हाट शुड बी दी एंगल बिटवीन दिस इनपुट एंड आउटपुट फेज डिफरेंस, कौन सा फेज डिफरेंस होगा? जी सर, तो काफी स्टूडेंट्स कहते हैं दैट इज अ पाई, क्योंकि एमसीक्यूज मैंने भेजा भी तो था, दैट इज यू नो ये 180 डिग्री भी कहते हैं, पाई भी कहते हैं, और मैंने जो एमसीक्यूज भेजा था उसमें लैम्डा बाय 2 था, लैम्डा बाय 2, दैट इज योर यू नो फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज रिवर्सल है, फेज कहते हैं डायरेक्शन को। अब देखिए ये आपका क्रेस्ट की फॉर्म में है, ये आपकी इनिशियली ट्रफ की फॉर्म में है, तो ये फेज डिफरेंस इसी वजह से अकर होता है इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से। आपको पता है जैसे हम उसमें जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में थिन फिल्म में पढ़ा था कि उसमें वहां पे फेज रिवर्सल हुआ था, फेज रिवर्सल होने की वजह से हमने पढ़ा था कि वहां पे फेज यानी पाथ डिफरेंस भी था, फेज डिफरेंस भी था, तो वहां पे भी 180 की हमने बात की थी। ठीक है सर, तो यहां पे नहीं, फेज डिफरेंस 0 वहां पे होती है जो जिसमें डिफरेंस ना हो, ये तो फेज डिफरेंस है ना। फेज डिफरेंस वहां पे जब दो साइनोसॉइडल वेव्स मिस्टर हमजा एक जैसी एक इनिशियल पॉइंट पे होती है, वहां पे फेज डिफरेंस 0 होता है, यहां पे फेज डिफरेंस 0 नहीं है। उसके बाद मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताया था कि इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगी। मेरे ख्याल में दैट वाज सिंपल, वो 10 एमसीक्यूज जो थे वो सिंपल थे, इससे रिलेटेड थे, तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फुल में बिल्कुल डबल होता है, ट्वाइस ऑफ होता है, क्योंकि इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में बराबर होती है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ट्वाइस होती है, ट्वाइस टू इनपुट। तो मैंने वो प्रॉब्लम भी दिया था, अगर वो 50 है तो वो 100 है। ठीक है सर, तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और ट्रांजिस्टर जो है वो ना तो होल बेस्ड जो है इंडिविजुअली होल इफेक्टेड है, उसमें ना इलेक्ट्रॉन जो है वो इफेक्टेड है। इशू है वहां पे एक्स्ट्रा हीट जो है वो ट्रांजिस्टर को डैमेज करती है और टेम्परेचर सेंसिटिव है। ये सारी चीजें मैंने एमसीक्यूज में लिखे थे। अब हम आ रहे हैं अपने न्यू चैप्टर पे, दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी टेस्ट नेक्स्ट जो है इस वनडे पे तो नहीं होगी कि अगेन एंड अगेन यू आर आस्किंग फ्रॉम द टेस्ट, तो अभी लीव इसको करें क्योंकि ये चैप्टर और मॉडर्न फिजिक्स टेस्ट होगी, तो पहले भाई पढ़ाने दें प्लीज। अब चैप्टर नंबर है 17, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। बेटा देखें, आपको तो पता है
कि प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिकल मैकेनिक्स, अब मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुराने दौर में क्लासिकल मैकेनिक्स थी जिसको हम ओल्ड फिजिक्स कहते हैं। ओल्ड फिजिक्स, ओल्ड फिजिक्स में उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स को हमने न्यूटनियन मैकेनिक्स भी नाम रखा था, न्यूटनियन मैकेनिक्स। तो इस थ्योरी में काफी ड्रॉबैक्स थे, काफी फेल्यूअर्स थे, ठीक है ना, काफी फेल्यूअर्स थे इस थ्योरी में, क्योंकि इस थ्योरी के पास ना तो स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट था। इस थ्योरी के पास, ये थ्योरी कहती थी कि मास एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ये थ्योरी कहती थी कि जो है टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, मोशन एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। तो ये सारी चीजें इस थ्योरी से जुड़ी हुई थी। पुराने दौर में आपको पता है हम कहते थे इथर थ्योरी, इथर थ्योरी, इथर थ्योरी। इथर थ्योरी का क्या मकसद था? इथर थ्योरी का मकसद यह था कि स्पेस में एक फ्लूइड टाइप मीडियम है, जो स्पीड ऑफ लाइट वहां पे अफेक्ट हो रही है। तो माइकल मोरले ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि कोई मीडियम नहीं है स्पेस में। ये 100% झूठ था। माइकल मोरले ने जब ये एक्सपेरिमेंटली साबित किया तो उन्होंने ये भी कहा था कि इथर थ्योरी इज डिमाइज्ड, उनको दफन कर दें आप। इतना झूठ है कि आप उसको आगे ले नहीं सकते आप, क्योंकि इथर थ्योरी है ही नहीं। और स्पेस हो या एयर हो, पहले भी मैंने आपको बताया था कि देखें, अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए भी एयर के लिए भी सेम है। परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए एयर के लिए सेम है। इसका मतलब है कि एयर का मीडियम इतना रेयर है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कहां पे? स्पेस में या एयर में। ये कॉन्सेप्ट क्लासिकल थ्योरी के पास नहीं था। मैंने आपको बताया कि मॉडर्न फिजिक्स, अब देखिए मॉडर्न फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। इस मॉडर्न फिजिक्स में हम टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज की बात करते हैं, जो एक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये है सर 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैंने नहीं दी थी, साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक्स। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट जो मॉडर्न दौर का मशहूर साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसने क्या दिया था? इसने दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कुछ टाइम के बाद इसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका क्या मकसद है? इनका ये मकसद है, इनका जो मकसद है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट क्वांटिटी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। पूरी कायनात में कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जैसे कि मास है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये एब्सोल्यूट पुराने दौर में हम कहते थे। इसने कहा, किसने कहा आपको कि मास कांस्टेंट है? किसने कहा कि टाइम कांस्टेंट है?
ये तो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, ये रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है कि किस स्पीड से वो बॉडी जा रही है। तो ये सारी चीजें हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन इन दोनों के, ये इनके साथ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का बड़ा किरदार है टू गेट अमेंडमेंट इन दी क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के जो जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमें बता रही है, वो दैट इज द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। जो जो उनके फैल्यूअर्स हैं वो हमें बता रही है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और ये दोनों, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या प्लांक्स हो, ये दोनों इन एक दूसरे के रिजल्ट्स जो हैं वो एग्रीड हैं, ये दोनों एग्रीड हैं, ये डिसएग्री नहीं है। ठीक है सर। तो कहने का मकसद ये है कि इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताया कि बेटा ना तो हमारे पास स्पीड कांस्टेंट का कोई था, ना हमारे पास जो है वो रिलेटिव मास या रिलेटिव टाइम या टाइम डायलेशन, इन सब चीज़ों का हमें पता नहीं था। तो ये मॉडर्न फिजिक्स है जो हमें बता रही है। तो हम आगे चलते हैं कि वो कैसे बता रही है। सी, हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करेंगे। नंबर 1 पहले है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भाई पहले हम इसको कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स कहते थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते थे। अब हम उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। देखें कैसे डिफाइन करेंगे। द स्पेस बाउंडेड बाय 3 lines, 3 lines are axes which are mutually perpendicular to each other। उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखें बेटा, यहां पे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स लिए गए। ये मेरे तो नहीं है, कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स की मैं बात कर रहा हूं। ये x है, ये y है, ये z है, और ये x y z कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स हैं। ये x y z क्या हैं? ये कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम इसमें ये कहेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, types of frame of reference। Number 1 inertial frame of reference। Inertial frame of reference, inertial frame of reference, इसको हम नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। और यू नो इट इज related to देश। ये किससे रिलेटेड है जी? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शिया से वर्ड हमने लिया हुआ है, फर्स्ट ला दो है, मगर यहां पे हम कहेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
क्योंकि हमारे पास थ्योरीज दो हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है सर, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं कह सकते भूमिका, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि थ्योरी तो जनरली आता है। अब देखें सी, सिंपल हम इसको डिफाइन करते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which one observer moves uniformly with respect to an other observer which is in the rest, एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है जी सर, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है रेस्ट में है। ठीक है ना, तो मैंने आपको ये बात बताई कि ये रिलेटिव मोशन है। मैं यहां पे खड़ा हूं, आप मुझे देख रहे हैं कि मैं रेस्ट में हूं, और जो मुझे मून से देख रहा है वो मुझे मोशन में देख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। जो आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप मुझे ये देख रहे हैं कि मैं रेस्ट में हूं, और जो भाई जरूरी थोड़ी है, एक गाड़ी में बैठे हुए हैं दो बंदे, वो आपस में बैठे हैं, वो एक दूसरे को हम वो ये देखते हैं कि हम रेस्ट में हैं एक दूसरे के लिए, और हम रोड पे खड़े हैं, हम तो उनको मूविंग देख रहे हैं। ठीक है सर, इसमें एलियन की कोई बात नहीं है, इशू है ऑब्जर्वर, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं। तो मून से जो हमें टेलीस्कोप से देखेगा तो वो तो मोशन में देखेगा। तो ऑब्जर्वर दो हैं जी, ये डिपेंड करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो यही कहता है, ये सिचुएशन को करता है, कोई चीज एब्सोल्यूट तो नहीं है। ये तो आप देख रहे हैं कि मैं यहां पे खड़ा हूं, जो मून से देख रहा है वो मुझे मोशन में देख रहा है। अब डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। ठीक है सर, तो उसके बाद हम आ रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, पहले तो उसने यही कहा था कि रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब है कि इनर्शियल। आफ्टर द 5 years उसने दूसरी थ्योरी भी दी थी, वो थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके लिए आता है नंबर 2, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन ए बॉडी कहें, ऑब्जर्वर कहें, when an observer moves with an acceleration, एक्सीलरेशन के साथ वो मूव करता है, तो क्या कंडीशन होगी? हेलो, हाँ ठीक है, मर्याद से मोकले हैं तो ठीक है, ओके। सो व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स विद एन एक्सीलरेशन with respect to rest observer
rest observer, then it is called, non-inertial frame of reference. अब देखिए, it is related to देश। जी सर, अभी मैंने बताया आपको ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किससे रिलेटेड है जी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना कहें, क्योंकि सारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हाँ जनरल, बिल्कुल सही है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि ये भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, मैंने नहीं दी थी सर। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसके बाद आफ्टर द 5 years ही हैड गिवन अ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम कल ये साबित करेंगे कि रिजल्ट्स जो हैं मेजर्ड इन 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सेम है। तो कल हम इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे, और जो पहले एग्जाम्पल गिवन है वो भी साबित करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। ठीक है सर, सेव क्या? चलो सर, ओके ओके ओके।